हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, सोशो पॉइंट चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग बीए सेमेस्टर 2 का नेक्स्ट टॉपिक लेकर के आए हैं, सामाजिक परिवर्तन। इससे रिलेटेड हम लोग एमसीक्यूज़ सॉल्व करेंगे और ये एमसीक्यूज़ जो भी मैं सॉल्व करवा रही हूँ ये सारे ही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, जितने भी सोशोलॉजी से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं। ठीक है बच्चों, और ये हिंदी में रहेगा। और जो भी कॉन्सेप्ट्स की प्लेलिस्ट है, सेमेस्टर 2 के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उसकी अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है आपको। इसके अलावा एमसीक्यूज़ की पूरी प्लेलिस्ट पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों की प्लेलिस्ट आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो वहाँ से आप लोग सारे वीडियोस एक साथ देख सकते हो। तो चलिए हम लोग अब एमसीक्यूज़ सॉल्व कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आप एक सोशल चेंज की डेफिनेशन देख रहे हो, आपको बताना है ये किसकी है। तो यहाँ से हम लोग सोशल चेंज के नेचर वगैरह को भी समझते हुए चलेंगे। ठीक है, सामाजिक परिवर्तन का अर्थ सामाजिक संगठन अर्थात सामाजिक ढांचे और कार्यों में उत्पन्न होने वाले परिवर्तन से है। तो ये डेफिनेशन किसकी है। अभी मैं आप लोगों को एक कीवर्ड समझाऊंगी, तो उससे आप लोग समझ सकते हो कि कौन सी डेफिनेशन किस सोशोलॉजिस्ट की है। पहले हम लोग ये डेफिनेशन समझ लेते हैं। तो सामाजिक परिवर्तन से क्या मीनिंग निकल रहा है कि सामाजिक संगठन, जिसका मतलब है कि सामाजिक ढांचे और कार्यों में उत्पन्न होने वाला परिवर्तन। और अब यहाँ पे समझ लेते हैं कि सामाजिक ढांचा क्या होता है, सोशल फ्रेम क्या होता है। कि सोशल फ्रेम जो होता है वो सोसाइटी में हर इंसान को जो एक स्टेटस मिलता है, जो परिस्थिति मिलती है, और उसके जो कार्य होते हैं, है ना, ये सारे मिल कर के मतलब परिस्थिति और भूमिका इंसान की, ये सब मिल कर के क्या बनाते हैं कि सोसाइटी के फ्रेम को बनाने का काम करते हैं। और एक इंसान को या सोसाइटी के जो लोग हैं उनको उनका स्टेटस और रोल, ये सारी चीज़ें समझाने वाले लोग वाली इंस्टीट्यूशंस होती हैं। ठीक है, संस्थाएं होती हैं, जो पढ़ा होगा आपने पिछली क्लासेस में। ठीक है, मतलब संस्था ही इन लोगों को रोल और स्टेटस वगैरह देने का काम करती है। तो अगर सोचिए कि लोगों के स्टेटस और रोल में, यानी कि परिस्थिति और भूमिका में परिवर्तन आ जाए, या फिर संस्था ही बदल जाए, ठीक है, संस्था में परिवर्तन हो जाए, तो क्या होगा, पूरा का पूरा सामाजिक परिवर्तन हो जाएगा, है ना। क्योंकि सोशोलॉजिस्ट क्या कह रहा है कि सामाजिक परिवर्तन का मतलब है कि ढांचे और कार्यों में उत्पन्न होने वाला परिवर्तन। कार्य क्या होगा, एक इंसान का भूमिका होगी, है ना। स्टेटस एंड रोल की बात हो रही है एक तरीके से। तो आपको ये समझ में आ गया कि सामाजिक ढांचे के अंदर एक इंसान की परिस्थिति और भूमिका की बात की जाती है, और परिस्थिति और भूमिका ये सारी देने का काम कौन करती है, सोशल इंस्टीट्यूशंस या सामाजिक संस्थाएं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, किंग्सले डेविस। किंग्सले डेविस ने ये डेफिनेशन दी है, और वो हमेशा फंक्शंस की बात करते हैं। ठीक है, वो हमेशा हर चीज़ का फंक्शनल एस्पेक्ट लेकर के चलने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके से आप 2-4 बार डेफिनेशन सारी पढ़ोगे तो आप लोगों को याद होता जाएगा। ठीक है, तो ये है आपका किंग्सले डेविस की डेफिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, और इसमें पूछा गया कि सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति का सही रूप कौन सा कथन दर्शाता है। ठीक है, सोशल चेंज के नेचर की बात हो रही है, प्रकृति की बात हो रही है कि स्थिरता समाज का एक प्रमुख गुण होता है, या प्रत्येक समाज समान गति से परिवर्तित होता है, या फिर प्रत्येक समाज में परिवर्तन की प्रकृति एक दूसरे से भिन्न होती है। तो इसमें से सही स्टेटमेंट कौन सा लग रहा है आपको। तो इसका सही जवाब मैं आपको बताती हूँ कि सी होगा। कैसे कि समाज हमेशा परिवर्तनशील होता है, पहली बात तो ये गलत हो गया। हर समाज समान गति से परिवर्तित होता है, तो ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो सारी कंट्रीज़ में एक डेवलपिंग, एक अंडर डेवलप्ड और दूसरी डेवलप्ड, ऐसा ना होता। फिर सारी की सारी या तो डेवलपिंग होती, या तो विकसित होती, विकासशील होती, या अल्प विकसित होती। बट यहाँ पर हमारे सारे कंट्रीज़ की सोसाइटीज़ आपको अलग अलग स्टेजेस में देखने को मिलती हैं। तो इसलिए प्रत्येक समाज समान गति से परिवर्तित नहीं होता, और तो फिर ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा और समझ में आ जाएगा 2-4 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से आप किसे सामाजिक परिवर्तन कहेंगे। सामाजिक परिवर्तन किसको कहेंगे। आप सोशल मोबिलिटी का एक कॉन्सेप्ट मैंने दिया हुआ है पूरा डिटेल्ड, उसको सुनोगे तो काफ़ी चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, वो आप लोग एक प्लेलिस्ट का लिंक दूंगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर के सोशल मोबिलिटी का टॉपिक देख लीजिएगा। ठीक है, तो सामाजिक परिवर्तन हम लोग किसे कहेंगे, वेशभूषा में परिवर्तन होना, पति द्वारा अपनी पत्नी का शोषण करना, केंद्रक परिवारों की संख्या में वृद्धि होना, या आर्थिक नीतियों में परिवर्तन होना। तो देखिए,
अगर हम सोसाइटी में परिवर्तन की बात करें तो सिर्फ़ और सिर्फ किसी सोसाइटी के कपड़े पहनने के तौर तरीके में परिवर्तन आ जाए तो हम नहीं कहेंगे कि सामाजिक परिवर्तन हुआ है। एक पति अगर पत्नी का शोषण कर रहा है तो इसमें कोई सोशल चेंज की बात नहीं हुई। और आर्थिक नीतियों में परिवर्तन होने की वजह से कोई भी सोसाइटी में चेंज देखने की बात हम नहीं करते हैं। ठीक है, अगर केंद्रक परिवारों की संख्या में वृद्धि होने लगे अचानक से तो क्या होगा, इसको हम कहेंगे कि हाँ सोसाइटी में कुछ चेंजेस हो रहे हैं जिसकी वजह से लोग न्यूक्लियर फैमिली बनाते चले जा रहे हैं। ठीक है, न्यूक्लियर फैमिली बढ़ती चली जा रही है। तो ये अप्रोप्रिएट आंसर होगा आपका सोशल चेंज का। ठीक है, आंसर सी इज़ करेक्ट। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नांकित कथन में रिक्त स्थान की पूर्ति सही विकल्प का चयन करके कीजिए। तो सामाजिक परिवर्तन एक डैश प्रक्रिया है। कैसी है? स्वाभाविक, बाह्य, बाध्यताकारी या भौतिक। तो जैसे कि आपको मैंने बताया था कि सामाजिक परिवर्तन सोसाइटी में होगा ही होगा, इसको हम रोक नहीं सकते। सोसाइटी में स्थायी तो नहीं होता, हर पल परिवर्तन होता रहता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा कि सामाजिक परिवर्तन एक नेचर है। ठीक है, होता रहता है, स्वाभाविक है, एक स्वाभाविक प्रक्रिया है सामाजिक परिवर्तन, इसको आप रोक नहीं सकते। निम्नांकित में से किस लेखक ने देखो पहले के ज़माने में कितने कड़े नियम कानून बनाए जाते थे। लोग अगर ज़रा सा भी नियम तोड़ते थे तो मार दिया जाता था। मतलब इतनी ज़्यादा दंड दिया जाता था, इतना ज़्यादा खतरनाक और दिल दहला देने वाली ऐसी ऐसी चीज़ें की जाती थी कि उल्टा टांग दिया या पेड़ से बांध के मारा या गांव से ही निकाल दिया या पानी नहीं दिया। ठीक है, पानी देने से मना कर दिया। मतलब क्या कि ताकि वो नियम ना तोड़े, सोसाइटी जैसी है वैसी की वैसी बनी रहे। लेकिन फिर भी देखो आज हम बदल गए, आज हमारी समाज बदल गया। तो मतलब क्या है, परिवर्तन को आप रोक नहीं सकते, परिवर्तन स्वाभाविक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, किस लेखक ने सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति को इसके 3 प्रतिमानों के आधार पर स्पष्ट किया है? तो इसका सही आंसर जो दिया हुआ है वो है मैकाइवर एंड पेज। इन्होंने 3 पैटर्न्स बताए हैं सोशल चेंज के लिए। देखिए, एक प्रतिमान जो इन्होंने बताया है वो वैज्ञानिक प्रगति और प्रौद्योगिक प्रगति के क्षेत्र में है। मतलब इंडस्ट्रीज़ का और साइंस का अगर प्रोग्रेस हो जाए। उसके बाद सेकंड बताया है इन्होंने कि जनसंख्या और आर्थिक क्रियाओं के क्षेत्र में अगर प्रोग्रेस हो जाए तो परिवर्तन होगा। ज़रूरी नहीं है कि प्रोग्रेस हो, बट एक पहले के समय से बाद के टाइम में कुछ ना कुछ तो परिवर्तन और आगे बढ़ने वाली चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। तो इस तरीके से सेकंड हो गया आपका पॉपुलेशन और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को लेकर के। फिर थर्ड है आपका जो सांस्कृतिक परिवर्तन और फैशन अथवा सामाजिक मूल्यों के क्षेत्र में जो परिवर्तन होता है। ठीक है, हमारे रहन सहन की बात हो रही है। थर्ड प्रतिमान ने बताया कि 3 पैटर्न्स में आपको सोशल चेंज देखने को मिलता है। तो ये किसकी बातें हैं? मैकाइवर एंड पेज की। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नांकित में से कौन सामाजिक परिवर्तन को रोकना चाहता है? युवा वर्ग, शिक्षित समूह, स्वार्थ समूह या राजनीतिक दल? अब देखो, चीज़ों को एलिमिनेट करने की कोशिश किया करो। युवा वर्ग तो कभी नहीं चाहेगा कि चीज़ें ना बदलें, वो तो नहीं चाहेगा कि चीज़ें हमेशा एक जैसी रहें, और शिक्षित समूह भी ऐसा नहीं चाहेगा। तो आप इसमें और इसमें देखिए कि क्या आंसर हो सकता है। तो आप ये देखिए कि राजनीतिक दल के काम को ज़रा ऑब्ज़र्व करिए। वो सोशल चेंज से रिलेटेड कोई भी चीज़ों पर फोकस नहीं करता है। लेकिन अगर कोई स्वार्थ समूह है जिससे जिससे उसका कुछ स्वार्थ सिद्ध हो रहा है, जैसे कि पादरी हो गए या पुजारी हो गए मंदिर के, तो ये सब नहीं चाहेंगे कि सोसाइटी में साइंस का डेवलपमेंट हो और लोग ईश्वर पर विश्वास करना बंद कर दें या लोग तार्किक हो जाए। तो जिसका स्वार्थ है वो कभी भी परिवर्तन को या चेंजेस को स्वीकार नहीं करेगा, वो हमेशा रोकना चाहेगा। ठीक है, तो इसमें स्वार्थ समूह आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, निम्नांकित में से कौन सा कथन सामाजिक प्रतिमान की परिवर्तन की प्रकृति से संबंधित नहीं है? ठीक है, सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति से संबंधित नहीं है। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको सही आंसर बताना है। सामाजिक परिवर्तन एक जटिल तथ्य है, सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति तुलनात्मक होती है, सामाजिक परिवर्तन एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और सामाजिक परिवर्तन सदैव चक्रीय रहता है। तो आंसर डी इज़ रॉन्ग। हमेशा सामाजिक परिवर्तन ऐसा नहीं रहता कि एक पॉइंट यहाँ पे है, अगर आप यहाँ पे हो आज तो ऐसे जाओगे ऐसे जाओगे ऐसे ऐसे जाओगे फिर यहीं पे आ जाओगे, ऐसा चेंज हमेशा देखने को मिलता है नहीं। तो ये रॉन्ग होगा। सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति हमेशा तुलनात्मक होती है कि अगर आप आज परंपरागत समाज को छोड़ करके आज आप आधुनिक समाज में आए हो, तो
क्या है, जिसको आज आप आधुनिक कह रहे हो, वो क्यों कह रहे हो आधुनिक? क्योंकि आप पुराने वाले से कंपेयर करके देख रहे हो कि पहले जो थे हम, उससे आज तो हम काफ़ी बेहतर हैं। तो आप तुलना कर रहे हो ना पहले से अभी, तो तुलनात्मक होती है। सामाजिक परिवर्तन एक जटिल तथ्य है। इतना ज़्यादा चेंजेस आपको हर जगह देखने को मिलता है कि इतना सिंपल नहीं है ये सारी चीज़ें समझना, है ना। जटिल तथ्य है। अगर सिंपल होता तो हम आज सोशियोलॉजी ना पढ़ रहे होते। आज हम लोग यही सब समझने के लिए हमने सोशियोलॉजी डिसिप्लिन बनाया है और पढ़ रहे हैं। सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है, ये तो आप शुरू से अभी तक पढ़ते चले आ रहे हो, ठीक है, MCQs में। 8th क्वेश्चन क्या है, सामाजिक उद्विकास की अवधारणा को सर्वप्रथम प्रस्तुत करने वाले विचारक कौन है? तो सोशल एवोल्यूशन या सामाजिक परिवर्तन उद्विकास की बात हो रही है, तो इसमें हर्बर्ट स्पेंसर का नाम आता है। सोशोलॉजिस्ट जो है सबसे पहले वो हर्बर्ट स्पेंसर है, ठीक है। अगर इसमें चार्ल्स डार्विन का नाम आता और पूछते कि चार्ल्स डार्विन का भी नाम लिखा होता और पूछते कि उद्विकास की अवधारणा को सबसे पहले किसने दिया है, तो आप चार्ल्स डार्विन को लगाते, ठीक है। लेकिन अगर पूछता, अगर यहाँ पे चार्ल्स डार्विन भी होता और क्वेश्चन में लिखा होता कि सामाजिक उद्विकास की अवधारणा को सर्वप्रथम प्रस्तुत करने वाले प्रमुख, सबसे प्रथम, सर्वप्रथम समाज शास्त्री का नाम बताइए, तो क्या होता आंसर? हर्बर्ट स्पेंसर। मतलब कहने का है कि सबसे पहले जो सोशोलॉजिस्ट थे जिन्होंने सोशल एवोल्यूशन या सामाजिक उद्विकास की बात की, उनका नाम है हर्बर्ट स्पेंसर। लेकिन जो सबसे पहले बायोलॉजिस्ट थे यानी कि जीव शास्त्री थे, उन्होंने सोशल एवोल्यूशन की बात करी, उन्होंने एवोल्यूशन की बात करी, सोशल नहीं लगाया, एवोल्यूशन की बात करी, वो थे आपके चार्ल्स डार्विन, ठीक है। वो क्योंकि बायोलॉजिस्ट थे तो सोशल की बात नहीं करेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ एवोल्यूशन की बात करेंगे। तो एवोल्यूशन की बात सबसे पहले इस दुनिया में चार्ल्स डार्विन ने की, और चार्ल्स डार्विन से ही प्रभावित होकर के हर्बर्ट स्पेंसर इसको सोसाइटी से कनेक्ट करते हुए उन्होंने क्या दिया? सोशल एवोल्यूशन या सामाजिक उत्विकास। आई होप इट इज़ क्लियर। बच्चों प्लीज़ फीडबैक दीजिए। मैं अगर आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ तो आप लोगों के लिए ही कर रही हूँ। अगर आप लोग मुझे बताएंगे नहीं कि चीज़ें आप लोगों को कैसी लग रही हैं, समझ में आ रही हैं, अच्छा वीडियो है कि नहीं और क्या चीज़ें अच्छी लग रही हैं, तो फिर अच्छी बात नहीं है, ना ही आपके लिए ना ही मेरे लिए, ठीक है। जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं वो चीज़ें मेंटेन रहें, तो इसके लिए आप लोगों को बताना पड़ेगा, ठीक है। और जो नहीं अच्छी लग रही है वो भी बताओ, ठीक है। बताते नहीं हो आप लोग। 9th क्या है आपका? कौन सी एक दशा सामाजिक प्रगति से संबंधित नहीं है? अब यहाँ पे सामाजिक प्रगति की बात हो रही है। स्वास्थ्य सुविधाओं में वृद्धि, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, जीवन अवधि में वृद्धि, सामाजिक कल्याण में वृद्धि। इतना ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, ऑप्शंस समझ लो और बहुत इजी लगेगा। सामाजिक प्रगति की बात हो रही है तो स्वास्थ्य और सुविधाओं में अगर वृद्धि हो जाए, सबको स्वास्थ्य सुविधाएं मिलने लगी, तो ऑब्वियस सी बात है आप प्रोग्रेस्ड कहलाओगे। जीवन अवधि यानी कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी में, मतलब पहले 50 साल में मर जाते थे तो आज 100 साल तक जीते हैं, क्योंकि उनको इतनी अच्छी मेडिकल फैसिलिटी मिल रही है, हर इंसान को अवेलेबल है फ्री में। इसके अलावा समाज का अगर कल्याण हो रहा है तो भी सामाजिक प्रगति होगी। लेकिन अगर जनसंख्या में बहुत तेज़ी से वृद्धि हो रही है तो कौन सी प्रगति होगी? तब तो गलत बात है ना। तो सही आंसर क्या है आपका? बी। ये नहीं है, बाकी सारे हैं। 10th क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सारे गलत है, एक सही है। देखते हैं कौन सा है। उद्विकास तथा प्रगति की प्रकृति समान होती है। प्रगति उद्विकास का अंतिम स्तर है। उद्विकास आधारभूत रूप से जैविक अवधारणा है, जबकि प्रगति नैतिक। ये लर्न कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, बिल्कुल सही दिया हुआ है सी। प्रगति के लिए क्रांति आवश्यक दशा है। तो देखिए, प्रगति के लिए क्रांति आवश्यक नहीं होती है, प्रगति के लिए प्लानिंग आवश्यक होती है। और प्रगति की जो प्लानिंग करते हैं हम, वो सब सोशल वैल्यूज़ यानी कि सामाजिक मूल्यों को ध्यान में रखते हुए करते हैं। तो क्रांति तो बिल्कुल नहीं होगा, इसमें तो हिंसा भी हो जाती है, इसमें तो हम मारपीट भी कर सकते हैं चीज़ों को बदलने के लिए, अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को करने के लिए, ठीक है। तो ये गलत है आपका, डी वाला गलत है। अब हम लोग ए और बी को समझ लेते हैं। उद्विकास तथा प्रगति की प्रकृति समान होती है, ये इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि दोनों के दोनों सोशल चेंज से रिलेट करते हैं, दोनों में चेंजेस हमें दिखाई पड़ते हैं। प्रगति उद्विकास का अंतिम स्तर है, कह सकते हैं हम, ठीक है, एक हद तक इसको हम कह सकते हैं। 11th क्वेश्चन क्या है आपका? सामाजिक मूल्यों के अनुसार होने वाले परिवर्तन को क्या कहा जाता है? तो अभी इस स्टेटमेंट को क्लियर करते हुए मैंने बता दिया, प्रगति कहा जाता है कि ठीक है, सामाजिक मूल्यों को हम लोग ध्यान में रख करके कोई चेंजेस लाने की सोचते हैं सोसाइटी में।
और वो भी प्लान्ड तरीके से। 12th क्वेश्चन क्या है आपका, आर्थिक तथा प्रौद्योगिक वृद्धि के द्वारा होने वाले परिवर्तन को निम्नलिखित में से क्या कहा जाएगा। आर्थिक और प्रौद्योगिक वृद्धि की बात हो रही है तो क्या कहा जाएगा उसको। देखो यहाँ से आपको डिफरेंस समझ में आएगा, प्रगति में और विकास में। इसको विकास कहा जाएगा। विकास में हम इकोनॉमिक चीज़ों को लेकर के चलते हैं और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की बात करते हैं, ठीक है। हर इंसान की आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाए, भूखों ना मरने की नौबत आए किसी को, और उसको हर एक लाइफ में फैसिलिटी मिले। हर एक इंसान की नेचर पर से डिपेंडेंसी कम हो कि ज़मीन पे सो रहा है, उसको घर ही नहीं मिला, ठंड से तड़प रहा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। तो विकास तभी कहेंगे हम जब उस सोसाइटी में आर्थिक और प्रौद्योगिक वृद्धि होगी। 13 क्वेश्चन क्या है आपका, एक समाजशास्त्री ने पश्चिम में पूंजीवादी समाज के उदय के लिए प्रोटेस्टेंट धर्म के आचार को सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना। यह सामाजिक परिवर्तन के किस कारक को स्पष्ट करता है। देखो ये मैं समझाती हूँ आपको। एक मैक्स वेबर थे जिन्होंने एक किताब लिखी, द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। उन्होंने कहा कि जिस समाज में ऐसे धर्म थे जो कैपिटलिज्म को बढ़ावा देते थे, तो उससे क्या हुआ, उस धर्म के लोग ज़्यादा डेवलप हुए, ठीक है। क्योंकि उस धर्म में ही ये सिखाया जाता था कि आप पैसों को सेव करके मत रखो अपनी जेब में, उसको इन्वेस्ट करो और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप अर्न करने की कोशिश करो, ठीक है। अगर आप बहुत हार्ड वर्क करोगे और जितना से जितना ज़्यादा सक्सेस मिलेगी आपको, वैसे वैसे आपको पता चल जाएगा कि आप गॉड के चाइल्ड हो कि नहीं, ठीक है। योर द सन ऑफ गॉड और नॉट, अगर आपको ये पता करना है तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। जब ऐसा धर्म ही सिखाएगा तो क्या होगा, उस कंट्री का डेवलपमेंट होगा। तो अगर इस तरीके से क्या हो रहा है, लोग क्या कर रहे हैं, पैसे की तरफ भाग रहे हैं। और ऐसा नहीं कि लालच की वजह से भाग रहे हैं, वो एक आध्यात्म से भी जुड़े हुए हैं और अपने जीवन के स्तर को भी सुधार रहे हैं पैसे कमा करके, ठीक है। उनकी लाइफ भी नहीं ख़राब हो रही और वो लोग स्पिरिचुअल भी हैं। तो इस तरीके से पूंजीवादी समाज आ रहा है, ठीक है। अब पैसा आएगा, इन्वेस्ट करेंगे तो कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, बहुत ज़्यादा पैसा है तो इंडस्ट्रीज़ लगाएंगे, फैक्ट्रीज़ लगाएंगे, ठीक है। कॉम्पिटिट करेंगे कि मैं हूँ सन ऑफ गॉड, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ आ जाएंगी, बहुत सारी कंपनीज़ आ जाएंगी। तो क्या होगा, पूंजीवादी समाज कहते हैं ऐसी जगह को, ठीक है। हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ छोटे छोटे उद्योग धंधे लगाए जाते हैं ना, पैसों की कमी की वजह से। हमारी डेवलपिंग कंट्री है क्योंकि, है ना। लेकिन जहाँ पर ऐसे धर्म सिखाए जाते थे, धर्म में ऐसी चीज़ें सिखाई जाती थी, प्रोटेस्टेंट धर्म में, तो वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा डेवलप हुए। तो उस वहाँ की सोसाइटी कैपिटलिस्ट सोसाइटी बन गई। तो कैपिटलिस्ट सोसाइटी के उदय के लिए कौन सा कारक है, आर्थिक कारक है, ठीक है। एक मिनट, बाकी स्टेटमेंट्स, बाकी ऑप्शंस भी देखते हैं हम लोग। प्रौद्योगिक कारक, मतलब प्रौद्योगिक कारक बताया मैक्स वेबर ने अपनी किताब में, या आर्थिक कारक बताया, या सांस्कृतिक कारक बताया। तो मैंने अभी बताया ना, क्योंकि धर्म ने सिखाया ये सब उनको इन्वेस्ट करना, तो सांस्कृतिक कारक होगा, ठीक है। उनके कल्चर में ही आ गया ये सारी चीज़ें, तो क्या है, सांस्कृतिक कारक है सही आंसर। नेक्स्ट क्या है 14, निम्नलिखित में से किस विचारक ने सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा प्रस्तुत की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, WF ऑकबर्न, ठीक है। ऑकबर्न ने सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा को प्रस्तुत किया है। इसको बोलते हैं इंग्लिश में कल्चरल लैग, ठीक है। मतलब आपका जो आइडियोलॉजी है, आपकी जो विचारधारा है, वो वहीं की वहीं है पुरानी, और टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गई है, ठीक है। तो क्या होगा, ऐसी कंडीशन को क्या कहेंगे हम, सांस्कृतिक विलंबना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी दशा परिवर्तन के जनसंख्यात्मक कारक को इंगित करती है। मतलब जनसंख्या की वजह से कौन सा परिवर्तन होता है। श्रम विभाजन में वृद्धि हो जाती है, या प्रवास में वृद्धि होती है, या नवाचारों में वृद्धि होती है, या उत्पादन की नई प्रणाली आती है। तो बहुत इजी है, अगर बहुत ज़्यादा जनसंख्या होगी तो क्या होगा, लोगों के लिए रिसोर्सेस उस एक पर्टिकुलर प्लेस के कम पड़ जाएंगे,
जैसे गांव है, गांव में लोग खेती करके कमाते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा वहाँ पॉपुलेशन हो गई तो क्या होगा, एक परिवार के पास अगर 1 हेक्टेयर है और उसकी जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है उस परिवार की, तो क्या होगा, उस परिवार के कुछ लोगों को माइग्रेट करना पड़ेगा कि शहरों में जा कर के कुछ करे काम, तो वहाँ से एक्स्ट्रा अर्निंग करके आए, जिससे क्या हो, हमारी परिवार का भरण पोषण हो सके। तो वो लोग माइग्रेट करते हैं, ज़्यादा अगर जनसंख्या हो जाती है तो उसकी वजह से कौन सा चेंज आता है कि लोग माइग्रेशन करने लगते हैं, ठीक है। 16 क्वेश्चन क्या देखते हैं हम लोग, आर्थिक शक्तियों में होने वाले परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन का प्रमुख कारक मानने वाले विचारक का नाम क्या है। आर्थिक शक्तियों में अगर परिवर्तन हो जाए तो उसको हम सामाजिक परिवर्तन कहेंगे, ऐसा कौन कहता है। अभी आप सेकेंड सेमेस्टर में हो, नेक्स्ट सेमेस्टर में जाओगे तो वहाँ पे कार्ल मार्क्स पढ़ोगे, तो आप देखोगे कि कार्ल मार्क्स को इकोनॉमिक डिटर्मिनिस्ट कहा जाता है, आर्थिक निर्धारणवादी। वो समाज में हर एक चेंज को मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, मोड ऑफ प्रोडक्शन और इकोनॉमिक कंडीशंस, इन्हीं सब को लेकर के चलते हैं, ठीक है। तो मेन आंसर इसमें जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, कार्ल मार्क्स, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है। इन्होंने हैव और हैव्स नॉट की बात करी, एक होते हैं हैव्स, एक होते हैं हैव्स नॉट, मतलब एक जिसके पास सारी चीज़ें होती है, सारी मनी के सेंटर्ड होती है, और वो लोग क्या करते हैं जिनके पास कोई रिसोर्सेज नहीं होते, कोई पैसा नहीं होता, मजदूरी करने के लिए बेबस होते हैं, तो उनको वो लोग एक्सप्लॉइट करने का काम करते हैं। तो इस तरीके की कुछ बातें करी और कहा ये सब जब चेंज होगा तो सोसाइटी भी चेंज होगी। 17 क्वेश्चन क्या है, किस विचारक ने संस्कृति को 3 भागों में विभाजित करके सामाजिक परिवर्तन की में इनकी भूमिका को स्पष्ट किया है। संस्कृति को 3 भागों में विभाजित किया और सामाजिक परिवर्तन को हमें समझाया। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बिल्कुल रट लीजिए। सोरोकिन संस्कृति की बात करते हैं और संस्कृति के बारे में बता करके, डिस्क्राइब करके और इस तरीके से 3 भागों में विभाजित करके उन्होंने सोशल मोबिलिटी को भी बताया है, सामाजिक गतिशीलता को बताया है, ठीक है, जो कि सामाजिक परिवर्तन से रिलेट करता है, ठीक है। तो सोरोकिन बिल्कुल याद कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 18। मार्क्स के अनुसार प्रौद्योगिकी के परिवर्तन के में से समाज में कौन सी दशा उत्पन्न होती है। अगर प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजीज़ में चेंजेस आते रहते हैं तो समाज में कौन सी दशा उत्पन्न होती है। सांस्कृतिक संबंधों में परिवर्तन, आर्थिक संबंधों में परिवर्तन, प्रौद्योगिक संबंधों में परिवर्तन या पारिवारिक संबंधों में परिवर्तन। तो जैसे मान लीजिए पहले क्या होता था, हल का इस्तेमाल किया जाता था, जानते हो, खेत को जोतने में हल का इस्तेमाल किया जाता था। तो कौन सी टेक्नोलॉजी थी, हल वाली और बैल वाली, ये 2 टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम खेती करते थे। तो क्या हुआ, जब ऐसा था तो एक था वहाँ पर लैंडलॉर्ड जिसकी भूमि थी और दूसरा कौन था, कृषक, भूमिहीन कृषक। तो 2 संबंध थे, ठीक है, एक लैंडलॉर्ड का जिसके पास बहुत सारी लैंड है, एक लैंडलेस लेबर या कृषक कह सकते हो। तो इस तरीके के 2 संबंध थे। फिर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हुई, साइंस का डेवलपमेंट हो गया, आज क्या है, इंडस्ट्रीज़ हैं, फैक्ट्रीज़ हैं और उसमें काम करने वाले कौन है, लेबरर्स हैं। तो एक है जो इंडस्ट्री का मालिक है और दूसरा कौन है, मजदूर है, ठीक है। तो पूंजीपति और मजदूर का संबंध हो गया आज, पूंजीपति और श्रमिक का संबंध हो गया। तो जो आर्थिक संबंध है वो भी बदलते जाते हैं जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज़ बदलती जाती हैं टाइम टू टाइम, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मुझे बता देना, ठीक है बच्चा। फिर क्या है आपका, संचार के साधनों में होने वाली वृद्धि का संबंध सामाजिक परिवर्तन के किस कारक से है। संचार के साधनों में अगर परिवर्तन हो जाए तो समाज में कौन सा परिवर्तन होगा। संचार के साधनों में परिवर्तन, तो देखिए बच्चों, इसमें एक थिंकर हैं जिनका नाम है लर्नर, डेनियल लर्नर। उन्होंने कहा है, संचार साधनों के बारे में बात की है और उससे रिलेटेड चेंज को मनोवैज्ञानिक कहा है, ठीक है। तो उस हिसाब से इसका आंसर मनोवैज्ञानिक कारक होगा। वैसे ये क्वेश्चन नहीं आएगा इस तरीके का आपके एग्ज़ाम में। अगर आ जाता है कि संचार के साधनों में होने वाली वृद्धि से सामाजिक अगर परिवर्तन हो रहा है, लोगों का विकास हो रहा है, एक्चुअली इसमें लोगों के विकास की बात होती है, तो वो मनोवैज्ञानिक कारक को लेकर के चलते हैं इसमें, ठीक है, कि जैसे जैसे संचार के साधनों में वृद्धि होगी वैसे वैसे सोसाइटी डेवलप होगी। अब जैसे मैं हूँ
मैंने क्या देखा कि मैं कम्युनिकेट कर सकती हूँ आपसे यूट्यूब के थ्रू, तो मेरे अंदर यूट्यूब को लेकर के इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि तो क्या हो गया, तो मैंने क्या किया, आप लोगों को सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की, किसके थ्रू, यूट्यूब के थ्रू। तो इस तरीके से क्या होगा कि ये तो एक छोटी सी चीज़ है, मतलब बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन न्यूज़पेपर के थ्रू, रेडियो के थ्रू, इन सारी चीज़ों के थ्रू कम्युनिकेट होने से क्या होता है, लोगों में एक जागरूकता होती है। तो इस तरीके से उनका जो मनोविज्ञान है वो भी डेवलप होता है। तो मनोविज्ञान को इससे जोड़ने का काम करते हैं डेनियल लर्नर, ठीक है। तो ऐसा कुछ है, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दिया, बट ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। फिर 28th क्वेश्चन है, ये BA सेमेस्टर 2 की बात कर रही हूँ, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी दशा परिवर्तन के जनसंख्यात्मक कारक से संबंधित है? ये आपको अभी क्लियर हो गया है। स्त्री तथा पुरुषों के अनुपात में कमी, आवास और प्रवास, मृत्यु दर में कमी, या ये सारे के सारे। तो इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से पढ़ोगे आप, तो जनसंख्यात्मक कारक की बात हो रही है। तो अगर आवास और उत्प्रवास होगा, लोग माइग्रेट करेंगे या बाहर से लोग हमारे यहाँ आएंगे, तो भी क्या होगा, हमारे यहाँ पॉपुलेशन में डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। अगर स्त्री और पुरुष के अनुपातों में असंतुलन होगा, तो भी आपको जनसंख्या से रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी। बहुत ज़्यादा मृत्यु दर हो गई, डेथ रेट ज़्यादा हो गई, तो भी आपको जनसंख्या से रिलेटेड चीज़ें पता चलेंगी। तो इसलिए डी ऑप्शन इज़ करेक्ट। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू गिव मी फीडबैक, ओके, एंड टेक केयर बच्चों।